10-minute deliveries, gig economy workers who willing to travel in festive conditions, in no matter what conditions, and deliver your orders at a not very good pay. गिग वर्कर यानी कि टेम्पररी जॉब करने वाले लोग। देखो, भारत के अंदर ये जो गिग वर्कर की संख्या है, अगर 2022 के नीति आयोग की डेटा की बात करें तो ये 7.7 मिलियन थी। लेकिन सरकार का एम है कि वो 2030 तक इस डेटा को इंक्रीज़ करके 23.5 मिलियन तक ले जाए। इसलिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी दिसंबर के अंदर गिग वर्कर्स की एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट देखने को मिली थी, जिसके अंदर ये प्रॉब्लम सामने आई थी कि बहुत सारे गिग वर्कर्स को उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो दैट इज़ द टॉपिक जो हम करने वाले हैं अपने CAPF के पेपर 2 के लिए, और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। देखो, सबसे पहले तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमें इंट्रोड्यूस करना होता है टॉपिक को, और टॉपिक हमारा है गिग वर्कर्स। और गिग वर्कर्स के ऊपर आज हम ऐसे देखेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन हम क्या लिख सकते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, जब हम बात करते हैं गिग वर्क की, तो गिग वर्क रेफर करता है इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट को जहां पर इंडिविजुअल इंगेज्ड होता है किसी कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर टास्क बेस्ड वर्क के अंदर। यहां पर उसको कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, बल्कि वो टेम्पररी बेसिस पर काम करता है। अब इसके अंदर जो लोग काम करते हैं जनरली उन्हें क्लासिफाई किया जाता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टेंट बोल करके। देखो, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टेंट बोल करके इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि ये लोग इंडिविजुअल हैं, इंडिपेंडेंट है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं। और ये सारे के सारे वर्कर जो गिग वर्क के अंदर काम करते हैं, ये अपने एम्प्लॉयर से डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो मॉडल है गिग वर्क का, ये रिड्यूस करता है एंट्री बैरियर को, और ये एम्प्लॉयमेंट देता है और अलाउ करता है कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उस स्किल को क्विकली मैच कर सकते हो। आप लेबर की डिमांड और सप्लाई को समझ करके आप एम्प्लॉयमेंट पा सकते हो। अब कुछ सेक्टर जैसे कि आप देखोगे राइड हेलिंग, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक, होम सर्विसेज एंड फ्रीलांसिंग सर्विसेज के अंदर लार्ज स्केल पॉपुलेशन जो है वो पार्टिसिपेट करती है एज अ गिग वर्कर। तो गिग वर्कर्स का बहुत बड़ा जो पार्टिसिपेशन है वो आपको राइड हेलिंग, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक और होम सर्विसेज या फिर फ्रीलांसिंग जैसी चीज़ों के अंदर देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा है, आपको इंट्रो समझ में नहीं आया है, वापस से बताता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, हम पढ़ रहे हैं गिग वर्क को, और जब हम गिग वर्क पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि गिग वर्क एक ऐसे एम्प्लॉयमेंट को रेफर करता है जहाँ पर इंडिविजुअल यानी कि कोई पर्सन किसी इस तरीके के काम में इंगेज होता है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर या फिर टास्क बेसिस पर करना होता है। यहाँ पर किसी पर्सन को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, बल्कि वो टेम्पररी बेसिस पर काम करता है। अब यहाँ पर जो वर्कर हैं उनको जनरली हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं और ये अपने एम्प्लॉयर से डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो मॉडल है वो रिड्यूस करता है एंट्री बैरियर्स को, यानी कि इसके अंदर अगर आप कोई जॉब लेना चाहते हो तो एंट्री बहुत इजी होती है, तो एंट्री के बैरियर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जल्दी मिल जाती है, और ये अलाउ करती है कि अगर आपके पास किसी भी तरीके की स्किल है तो आप उस स्किल की जॉब को डिमांड एंड सप्लाई को समझ करके आप अपने लिए एक अच्छा और परफेक्ट जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर बात होती है कुछ सेक्टर की, जैसे कि राइड हेलिंग हो गया, फूड डिलीवरी हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, या फिर होम सर्विसेज, या फिर जो हमारे फ्रीलांसिंग हो गई। ये वो सेक्टर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गिग वर्कर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ गिग वर्कर्स आपको इन सेक्टर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या किया, जो गिग वर्कर है, गिग वर्क है, इसको आपने एक अच्छे इंट्रोडक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, जो कि सामने वाला समझ जाएगा कि आपको आइडिया है कि गिग वर्क क्या होता है, गिग वर्कर्स जो है वो कैसे जॉब पाते हैं, एंड गिग वर्कर्स जो हैं वो कौन से सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पर आपने एक छोटा सा इंट्रो बट एक पावरफुल इंट्रो अपने ऐसे के लिए आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अगर मान लो ये जो गिग वर्कर्स है ना, ये गिग वर्क उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है, इस चीज़ की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी दिखती है वो क्या होती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब देखो, ये जो गिग वर्कर्स है ना,
इनके लिए जो गिग वर्क है ना, ये क्या करता है, एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। कैसे करता है, इस चीज़ को समझो। नीति आयोग 2022 यानी कि जो हमारी नीति आयोग है 2022 की एक डाटा से ये रिप्रेजेंट करती है कि 2022 में लगभग 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स जो है ना, वो हमारे इंडिया के इकोनॉमी में गिग इकोनॉमी के थ्रू क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे और हमारे इकोनॉमी को मजबूत बना रहे थे। तो ये जो गिग इकोनॉमी है ये क्रिएट करती है लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, जो कि प्रोजेक्टेड है, मतलब गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इस लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट को हम और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे और बाय 2030 यानी कि 2030 तक हम इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को 23.5 मिलियंस तक लेकर के जाएंगे, जो कि 2022 में 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स की हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ना, वो इस गिग वर्क के द्वारा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आप लिख सकते हो अपने ऐसे के अंदर। नेक्स्ट हमारी अपॉर्चुनिटी आती है फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क, यानी कि जब गिग वर्क की आप बात करते हो ना, तो यहाँ पर आपको पता लगता है कि जो गिग वर्क होता है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी क्या करता है, ऑफर करता है इन योर वर्किंग आवर। यहाँ पर आप अपने टाइम के हिसाब से आप काम कर सकते हो। अगर आपको टाइम नाइट में मिलता है आप नाइट में करो, अगर आपको टाइम डे में मिलता है तो आप डे में करो। तो इसके अंदर जो हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, जैसे कि वुमेन हो गए, स्टूडेंट हो गए, या फिर हमारे केयर गिवर्स हो गए, स्पेशली इन अ अर्बन एरिया जहाँ पर इन लोगों के पास दिन में टाइम नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट क्या है भाई, पढ़ाई करेगा, वुमेन क्या है, उसको खाना बनाना है, घर के काम करने हैं, केयर गिवर्स क्या है भैया, उनको भी अपने काम है। तो जो उनका अपना काम है उसको करने के बाद अगर उनके पास कोई टाइम बचता है एंड उस टाइम में इफ दे वांट टू डू वर्क, देन यहाँ पर ये जो गिग वर्क है उनको क्या करती है, काम प्रोवाइड करती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क जो है ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि आप गिग वर्क के साथ रिलेट करके देख सकते हो, जहां पर ये आपको एक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर ऑफर करती है, जिसकी वजह से जो कि और भी लोग हैं जो कि हमारे बोल सकते हैं इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जैसे कि वुमेन, स्टूडेंट, केयर गिवर्स, स्पेशली वो लोग क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं और काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है हमारा तीसरी अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इनकम डाइवर्सिफिकेशन। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, आप चाहे सुप्रीम में काम कर रहे हो, या फिर आप काम कर रहे हो मारुति सुजुकी के अंदर, या फिर आप टाटा जैसे बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हो, तो एट अ वन टाइम आप किसी एक ही कंपनी में काम करोगे, है ना। लेकिन यहाँ पर आप क्या है कि एक कंपनी के साथ साथ आप अलग अलग कंपनी में भी ट्राई कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जिससे कि आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो जोमेटो में भी काम कर रहा है, एट द सेम टाइम वो ब्लिंकिट में भी काम कर रहा है, एट द सेम टाइम वो अमेजन या फ्लिपकार्ट में भी काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि उसका जो इनकम डाइवर्सिफिकेशन है ना वो हो जाता है। यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि जो गिग वर्क है वो अलाउ करता है वर्कर को कि वो अपने इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू द मल्टीपल प्लेटफॉर्म। ये उनके हाउस होल्ड को मैनेज करने में, इनकम की वोलेटिलिटी को मैनेज करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा एक बोल सकते हो कि अलग तरीके का अपॉर्चुनिटी है जो कि हमें गिग वर्क के अंदर देखने को मिलता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने फोर्थ अपॉर्चुनिटी की। तो हमारा फोर्थ अपॉर्चुनिटी क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल मोनेटाइजेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो लोग मान लो अगर किसी भी तरीके का किसी के पास पे स्किल है तो उस स्किल को वो क्या कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। एंड द अदर भी अगर देखोगे तो कोई पर्सन है जो कि उन स्किल को मोनेटाइज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप लेवल की कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखोगे तो ये क्या करता है कि माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो तो प्रमोट करता ही है बाय इनेबलिंग द इंडिविजुअल्स टू मोनेटाइज स्किल एंड असेट। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ड्राइविंग, डिलीवरी, फ्रीलांसिंग विद द मिनिमल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है कि मान लो अगर किसी पर्सन को ड्राइविंग आती है, अगर किसी पर्सन को डिलीवरी करना आता है, अगर किसी पर्सन को फ्रीलांसिंग आती है, तो जो ये हमारा गिग वर्क है उस पर्सन की ये जो स्किल है उस स्किल के बदले क्या करता है, पे करता है। तो अगर किसी को ड्राइविंग आती है तो वो गाड़ी चला करके क्या कर सकता है, पैसे कमा सकता है, जैसे कि ओला, उबर हो गया। अगर किसी पर्सन को डिलीवरी करना आता है तो वो क्या कर सकता है, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, इन सब चीज़ों के अंदर डिलीवरी करके वो पैसा कमा सकता है, जो कि अगेन उसका एक स्किल है जिसको वो
मोनेटाइज कर रहा है। और इसी के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि किसी ने फ्लिपकार्ट बनाया, किसी ने जोमेटो बनाया, किसी ने ओला उबर बनाया। तो जो बहुत सारे लोग हैं वो इस तरीके के एप्लीकेशन बना करके इंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट कर सकते हैं और साथ में जो लोगों का स्किल है उसको भी वो मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक अपॉर्चुनिटी ये भी हमें दिखाई पड़ती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है जो कि होती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना, इस टेक्नोलॉजी जैसे अगर देखोगे टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म इंप्रूव करते हैं इफिशिएंसी बाय ऑप्टिमल यूटिलाइजिंग आइडल रिसोर्सेज, इनहेंसिंग द सर्विस डिलीवरी इन द सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। अब इससे क्या मतलब है, देखो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना, इन प्लेटफॉर्म पे क्या करते हो आप, अगर कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो आप ये देख पाते हो ना कि वो कितना दूर पहुंचा, कब तक आएगा। यानी कि आपके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी आती है और आपको थोड़ा ये लॉजिस्टिक वे में थोड़ा कम खर्चा भी पड़ता है। तो इससे आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी निकल के आती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए भी हम लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है चैलेंजेस। अब देखो यहाँ पर हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब हम बात करते हैं गिग वर्क की। देखो गिग वर्क के बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जो गिग वर्क के अंदर वर्कर्स काम करते हैं ना, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी लाइक पेंशन या फिर हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ें नहीं मिलती। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो गिग वर्कर्स हैं इनको यूजुअली क्या होता है कि जो प्रोविडेंट फंड होता है जिसको पीएफ बोलते हैं, तो इनको प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ नहीं एक्सेस किया जाता, इनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती, इनको पेड लीव नहीं मिलती डिस्पाइट रिकॉग्नाइजेशन अंडर द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 कवरेज द रिमेन्स लिमिटेड। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो ये हमारे गिग वर्कर्स हैं इनको पीएफ जैसी कोई बोल सकते हो सुविधा नहीं मिलती। मतलब पीएफ इनको नहीं मिलता, इनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर मान लो ये किसी दिन काम पे नहीं आते, किसी दिन छुट्टी करते हैं, तो उस छुट्टी का इन्हें पैसा भी नहीं मिलता। इनमें ये होता है कि आप काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं, पीएफ है नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर 2020 के अंदर कुछ रिकॉग्नाइजेशन दिया, इनके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करी, बट अभी भी ये जो कवरेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, जिसे गवर्नमेंट को इन्हेंस करना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर हमारे पास आता है इनकम इनसिक्योरिटी। देखो इनकम इनसिक्योरिटी क्या है, जैसे आप बात तो ये कर रहे हो कि यहाँ पर एक पर्सन क्या कर सकता है, डाइवर्सिफिकेशन इनकम जनरेट कर सकता है अलग अलग सोर्सेज से। लेकिन जो यहाँ पर अर्निंग होती है ना, कोई पर्सन मान लो जोमेटो के अंदर काम कर रहा है, ब्लिंकिट के अंदर काम कर रहा है, तो उसकी जो अर्निंग हो रही है वो इरेगुलर है, कभी बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है तो कभी कम पैसे कमाता है। तो यहाँ पर अर्निंग जो है वो इरेगुलर है और डिमांड डिपेंडेंट है। मान लो अगर डिमांड है, कभी कहीं पर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो इनको ऑर्डर मिल रहे हैं, मान लो किसी सीजन में बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ तो ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो इसमें क्या होता है कि डिमांड डिपेंडेंट इनकी इनकम होती है जो कि इरेगुलर होती है, जिसकी वजह से गिग वर्कर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं फॉर देयर इकोनॉमिक शॉक। एंड ये काफ़ी ज़्यादा जब आप कोविड-19 या लॉकडाउन की बात करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिला, जहाँ पर हमें ये पता लगा कि इस सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों की इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी क्या होती है, क्योंकि वहाँ पर कोविड लग गया, लॉकडाउन लग गया, तो यहाँ पर इन पर्सनस की सैलरी क्या हो गई, आनी बंद हो गई और काफ़ी कम पैसे इनको मिला करते थे। तो इसके वजह से इनकम इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हमें कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पर देखने को भी मिला। फिर हमारे पास आता है थर्ड चैलेंज। थर्ड चैलेंज में पता लगता है कि एल्गोरिदमिक कंट्रोल एंड ऑप्सिटी। अब यहाँ पर क्या पता लगेगा कि जो हमारी ये प्लेटफॉर्म है ना, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिनका यूज करके जो पर्सन है वो पैसा कमाते हैं या फिर उनके तक ऑर्डर पहुँचता है। ये जो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम है ये डिटरमाइन करता है वर्क एलोकेशन को, रेटिंग को एंड पे को। मतलब ये देखता है, अगर मान लो आप भी अगर ऑर्डर कर रहे हो, किसी पर्सन को बुला रहे हो फॉर योर ओला या उबर या फिर रैपिडो वगैरह के लिए, तो आप क्या करते हो, उसकी रेटिंग देखते हो ना, आप रेटिंग देखते हो, आप ये देखते हो कि कौन कितना ज़्यादा पैसे ले रहा है, तभी आप उसको वर्क एलोकेट करते हो, है ना। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इन पे क्या होता है कि एल्गोरिदम होता है जो कि वर्क एलोकेट करने से पहले उनकी रेटिंग को, उनकी पे को, ये सब चीज़ें क्या करता है, दिखाता है, जिसके वजह से
लिटिल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो तो आती है, बट इसके साथ जो वर्कर की प्रीकैरिटी है ना वो भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब यहाँ पर आपको ये पता लगता है कि कभी कभी किसी वर्कर को बहुत ज़्यादा काम मिलता है तो कभी कभी किसी वर्कर को काम बहुत कम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम पहले किसको दिखाएगा? जिसकी रेटिंग हाई होगी, जिसका पे कम होगा, उसको ही सबसे पहले दिखाया जाएगा। तो इसके वजह से कोई पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेता है और किसी पर्सन तक जो सर्विसेज हैं वो पहुँचती नहीं, तो वो पैसा कमा नहीं पाता। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो एल्गोरिदमिक कंट्रोल है ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि एक चैलेंज के अंदर आप लिख सकते हो। फिर हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है फोर्थ चैलेंज। फोर्थ चैलेंज में क्या पता लगेगा कि एब्सेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन आप ले लो, जैसे आपने रैपिडो बुक करी, तो रैपिडो जब आप बुक करोगे तो उसमें एक फेयर आता है ना कि हाँ इतना रुपये वो आपसे लेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर ये फेयर मान लो आप उससे जाकर के डायरेक्टली बात करते, आप उससे डील करते, तो वो पर्सन निगोशिएट करके हो सकता है कुछ ज़्यादा रुपए कमा ले, 1-2 रुपये ज़्यादा कमा ले। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उस बार्गेनिंग की वजह से, बार्गेनिंग ना होने की वजह से उसका कुछ पैसा जो है वो नुकसान हो जाता है। तो आपको ये पता लगेगा कि फ्रेगमेंटेड एंड अनइनफॉर्मल वर्क अरेंजमेंट लिमिट द your unisolations working workers ability to negotiate fair wages and working condition। तो वही है कि यहाँ पर आप देखोगे तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम वेजेस जो है वो मिलते हैं, आपको काम ज़्यादा मिलता है, डिस्टेंस आपको ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ती है, लेकिन आपको जो वेजेस मिलते हैं वो कम मिलते हैं। आपकी वर्किंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाती है, फिर भी आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही क्या कर रखा है? अपनी राइड बुक कर रखी है। तो इस तरीके के फ्रेगमेंटेड और इनफॉर्मल वर्क अरेंजमेंट के अंदर जो यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग है ना वो अब्सेंस हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मान लो अगर आपको लग रहा है कि आपकी वेजेस उतनी अच्छी नहीं है, आपकी गाड़ी उतनी अच्छी माइलेज नहीं देती है, आपको ज़्यादा पैसा का पेट्रोल लग रहा है, तो आप बार्गेनिंग करके पैसे बढ़ा सकते हो ना। लेकिन यहाँ पर तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उस ऐप ने पहले ही क्या करा है? पैसे फिक्स कर रखे हैं। तो इसके वजह से कई बार नुकसान हो जाता है, जो कि यहाँ पर चैलेंजेस में आप लिख सकते हो। फिर हमारा आता है 5वां पॉइंट, जो कि इसके चैलेंजेस में आप लिखोगे, वो है लीगल एंड रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे गिग वर्कर्स हैं ना उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी है। गिग वर्कर्स जो है उनको इन्फोर्समेंट गैप, जो हमारे लेबर लॉ है ना उनको जो इन्फोर्स किया जाता है वो इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या कहती है कि जी ये तो हमारे लेबर है नहीं, हम इनसे काम थोड़ी करवा रहे हैं, ये तो इंडिपेंडेंट है, आज हमारे यहाँ है कल कहीं और होंगे। तो इसके वजह से जो लेबर लॉज है ना वो इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता है इन, बोल सकते हो, गिग वर्कर्स के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा एक बोल सकते हो कि ड्रॉबैक है, या फिर बोल सकते हो कि चैलेंज है, जो कि हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि राजस्थान है 2023 के अंदर उन्होंने एक सेपरेट लेजिस्लेशन के अंदर एक कानून भी बनाया था इस चीज़ को लेकर के, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हो। तो अभी तक देखो हमने क्या देखा? हमने इंट्रोडक्शन देखा, अपॉर्चुनिटी देखी और चैलेंजेस देखा। अभी अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस देखने के बाद अब हम आते हैं कि आखिर हमारा सजेशन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड पॉइंट क्या हो सकते हैं। देखो रोड अहेड, वे फॉरवर्ड पॉइंट या फिर सजेशन एक ही बात होती है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसमें देखो रोड अहेड या फिर बोल सकते हो कि सजेशन के अंदर आप क्या लिख सकते हो? यूनिवर्सल एंड पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमें यानी कि गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर एंड पेंशन अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन मान लो जोमेटो में काम कर रहा है या फिर कल कहीं और काम करेगा, तो उसको क्या करना चाहिए? अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करे, तो उसकी जो सिक्योरिटी बेनिफिट्स है ना, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट कवर हो गया या फिर पेंशन्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए? इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ताकि वो पर्सन के साथ साथ, पर्सन अगर मान लो अपने काम को स्विच कर रहा है, आज वो जोमेटो में है, कल वो ब्लिंकिट में चला गया, तो जैसे वो स्विच कर रहा है तो उसकी जो सोशल बेनिफिट्स हैं जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर, पेंशन, ये भी क्या हो जाए? उसके साथ ही स्विच हो जाए। तो यहाँ पर हम इस तरीके की चीज़ें ला सकते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर भी इसे क्या किया गया है? इन्वेस्ट किया गया है, इस पर बात करी गई है। तो यहाँ पर आपको ये पता लगता है, पहला जो हमारा वे फॉरवर्ड पॉइंट होता है वो ये हम कह सकते हैं। फिर हमारा आता है मिनिमम अर्निंग एंड वेजेस सेफगार्ड। मिनिमम अर्निंग एंड वेजेस सेफगार्ड में क्या है? जैसा हम अभी देख के आ रहे हैं कि इनकी जो अर्निंग होती है ना वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, सीजनली होती है। किसी किसी सीजन में ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो कभी कभी मिलती नहीं है। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन। अब यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की कंडीशन में आपको कम से कम आपके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो आप उसको इंश्योर करो मिनिमम अर्निंग गारंटी। मतलब कि दिन में आप
कम से कम इतना रुपए तो कमाओगे, इतने रुपए की ऑर्डर तो आपके पास आएगा ही आएगा जिससे कि आप पैसे कमाओगे। तो इस तरीके की कोई मिनिमम अर्निंग गारंटी जो है ना वो इंश्योर कर देनी चाहिए, लिंक कर देना चाहिए वर्किंग आवर के अंदर, ताकि वो प्रोटेक्ट करे गिग वर्कर को फ्रॉम द इनकम वोलेटिलिटी। अब इसके वजह से क्या होगा, जैसे कि आपको पता होगा, अगर किसी का भी दोस्त या फिर कोई सा भी पर्सन, अगर आपने देखा होगा किसी गिग वर्कर से बात भी किया होगा, तो आपको पता होगा कि वो लोग क्या करते हैं, ऐसे फ़ोन लेके बैठे रहते हैं। जब भी कोई ऑर्डर आता है ना उस पर उनको क्लिक करके एक्सेप्ट करना होता है। तो होता क्या है कि अगर आप थोड़ा सा लेट करते हो तो वो ऑर्डर किसी दूसरे के पास चला जाता है। लेकिन अगर मान लो ऐसे बार बार होता रहा तो एक दिन में तो आपको एक भी ऑर्डर नहीं मिलेगा, अगर सारे ऑर्डर आपके आसपास या अगल बगल वाले लेके चले गए तो इससे आप पैसे नहीं कमा पाओगे, आपका पूरा दिन का टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कंपनी को क्या करनी चाहिए कि हर पर्सन के साथ वर्किंग आवर अलॉट करना चाहिए कि इतने वर्किंग आवर में मिनिमम आप इतने रुपए तो अर्न करोगे, इतने रुपए का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से वो प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है जो गिग वर्कर्स की इनकम वोलेटिलिटी है इस चीज़। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हमारे सजेशन पे। हमारा नेक्स्ट सजेशन कहता है कि ट्रांसपेरेंट एल्गोरिदम गवर्नेंस। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा एल्गोरिदम है ना, जो चीज़ों को क्या करता है ऊपर लेके आता है सर्च बार में और रिकमेंड करता है लोगों को, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर मैंडेट कर देना चाहिए ट्रांसपेरेंसी को, ऑडिटेबिलिटी को एंड ग्रीवेंसेस को, ताकि अगर कोई भी चीज़ एल्गोरिदम पर आती है तो वो उसके वर्क एलोकेशन को, उसके रेटिंग सिस्टम को अच्छे तरीके से समझे एंड देन वर्क को उसके पास ट्रांसफ़र करे। तो इससे क्या होगा कि ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैंडेट जब हो जाएगी और ये ऑडिटेबिलिटी बोल सकते हो कि ऑडिटेबल भी हो जाएगी, तो इससे क्या होगा कि पर्सन को एक अच्छे तरीके का काम जो है वो अच्छे पर्सन को मिलेगा। इसको आप समझो कुछ इस तरीके से कि मान लो आपने क्या करा, आपने अपने घर वालों से, अगल बगल वालों से, आसपास के दोस्त यारों से, जानकारों से आपने क्या करे, खूब सारा रेटिंग करवा लिया अपने नाम पर कि यार मेरे को रेट कर दो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा ऐसा हूँ। लोगों ने आपकी रेटिंग कर दी जो कि फाल्स रेटिंग है, उन्होंने आपसे कभी ट्रैवलिंग करी भी नहीं है, लेकिन आप एक नंबर के थोड़े गड़बड़ आदमी हो। अब क्या करता है, कोई सवारी आपके साथ आती है, बैठती है, आप लेके के जाते हो और रास्ते में सामान वामान छीन लेते हो। तो इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं आती कि भैया कौन सही है कौन खराब है। क्या पता जिसकी रेटिंग खराब हो वही इंसान सही हो, और जिसकी रेटिंग सही हो उसने फाल्स रेटिंग करा रखी हो वो इंसान खराब हो। तो इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी जब आएगी ना, तो इससे क्या होगा कि जो फेयर तरीका है उससे लोगों को वर्क अच्छे से मिल पाएगा, अच्छे लोगों को अच्छे काम मिलेंगे तो लोग अच्छे बनने की कोशिश भी करेंगे। चलो अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सजेशन के ऊपर, जो कि होता है स्किल अपग्रेडेशन एंड मोबिलिटी। अब देखो होता क्या है कि कई सारे लोग ना एक ही तरीके का काम 3, 4, 5 सालों से कर रहे हैं, और शायद अगर उन्होंने अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं किया तो वो सेम तरीके का काम आगे आने वाले 5 साल और भी करेंगे। तो ये तो गड़बड़ है ना, क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिलता। अगर आप किसी कंपनी में काम करते और 5-6 साल करते तो आपको प्रमोशन मिलता, लेकिन आप इसी काम में 5 साल कर रहे हो, आगे भी 5 साल करोगे, लेकिन आपने स्किल कोई डेवलप नहीं की, अपग्रेड नहीं किया, तो आपको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि हमें प्रमोट करना चाहिए इनके स्किल डेवलपमेंट को भी, डिजिटल लिटरेसी को भी, ताकि ये और भी गिग वर्कर जितने भी काम कर रहे हैं ये अपने आप को ट्रांजिशन फेज में ला सके, हायर वैल्यू जनरेट कर सकें और अपने एम्प्लॉयमेंट को और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर कर सकें। तो ये सब चीज़ें आप स्किल अपग्रेडेशन एंड मोबिलिटी के फैक्टर से सोच करके सजेशन दे सकते हैं। फिर हमारा लास्ट सजेशन आता है जो कि आप ये लिख सकते हो कि हमें इनकी रिप्रेजेंटेशन को, इनकी स्ट्रेंथ को क्या करना चाहिए और भी अच्छा और बढ़िया करना चाहिए। यानी कि जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है ना वर्कर की, वो हमें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करनी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, तो आपको पता लगेगा कि आप इंकरेज कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ द वर्कर कोलेक्टिव्स एंड प्लेटफॉर्म लेवल डायलॉग, मतलब प्लेटफॉर्म एंड वर्कर के कोलेक्टिव डायलॉग के बीच में बातचीत करके इनके चीज़ों को, इनके रिप्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है बार्गेनिंग पावर को एंड अकाउंटेबिलिटी को, जिससे कि इनको फर्दर फायदा होगा एंड इनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमारे सजेशन के अंदर आप लिख सकते हो। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको सजेशन भी समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो कि जो गिग इकोनॉमी है ना, ये हमारे इंडिया का इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, जहाँ पर हमारी जो लेबर मार्केट है उसको हम फ्लेक्सिबल बोल सकते हो,
फ्लेक्सिबल वे में एम्प्लॉयमेंट क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी लेकर के जाते हैं, लेकिन साथ में ही वहाँ पर हमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनसिक्योरिटी हो गया या फिर इनफॉर्मेलिटी हो गया। यहाँ पर हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए जो कि कॉम्बिनेशन हो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का और सोशल प्रोटेक्शन का, जहाँ पर आप फेयर रेगुलेशन और वर्कर की एम्पावरमेंट को क्या करो, ध्यान रखो और इसको इंश्योर करो। जब आप इन सभी को इंक्लूसिवली एक साथ लेकर के आते हो, डिग्निफाइड तरीके से सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ काम करते हो, तो इससे इंडिया के अंदर जो वर्क है वो भी और बेटर होगा और इस सेक्टर के अंदर जो हमारे गिग वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं गिग वर्क के अंदर, उनकी भी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी। तो आप इस तरीके का एक बेटर कंक्लूजन भी लिख सकते हो। अब आती है बारी रिकॉल की, तो रिकॉल भी मैं करा देता हूँ। 2-2.5 मिनट का टाइम लगेगा, आपको रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें अच्छे से। देखो अगेन, अब पेन पेपर जो भी आप देख रहे हो ध्यान से सारी चीज़ें रख दो और मेरी बात सुनो, ठीक है। मैं कुछ नहीं लिखने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरी बात सुनो। इस 25 मिनट की बात जो हमने अभी करी है वो आप बिल्कुल समझ जाओगे आने वाले 2 से 2.5 मिनट के अंदर। देखो गिग वर्कर्स हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने गिग वर्क देखा कि होता क्या है, जहाँ पर किसी इंडिविजुअल को एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर टास्क बेसिस पर। ये परमानेंट जॉब नहीं होती है, टेम्पररी जॉब होती है। यहाँ पर वर्कर को हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर सेंड बोलते हैं, जहाँ पर वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करता है और अपने एम्प्लॉयर से वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड होता है। यहाँ पर एंट्री करना काफ़ी आसान होता है और आप अपनी पसंद की जॉब को पा सकते हो। कुछ सेक्टर जैसे कि राइड हेलिंग हो गया, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक, होम सर्विसेज, फ्रीलांसिंग जैसे जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं, सेक्टर्स हैं, इनके अंदर गिग वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भारत में सबसे ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं गिग वर्कर्स की अपॉर्चुनिटी की, तो हमें पता क्या लगता है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। नीति आयोग 2022 की डेटा के अकॉर्डिंग 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स इंडिया में थे, जिसको हम 2030 तक 23.5 मिलियंस करने वाले हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क यानी कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। इनकम डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग सोर्सेज में एक साथ काम करके आप पैसे भी अलग अलग तरीके से कमा सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल मोनेटाइजेशन यानी कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो उस स्किल के बदले आप पैसे कमा सकते हो। एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी में ये है कि आप अपनी चीज़ों के हिसाब से, अपने पैसे, अपने बजट के हिसाब से आप एक अच्छा वर्कर जो है वो हायर कर सकते हो, अपने काम को करवा सकते हो। फिर आता है चैलेंजेस क्या है, तो लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, मतलब कि यहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी जैसे कि पीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव जैसी चीज़ें नहीं है, जो कि सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर मेंशन भी करी गई थी। इनकम इनसिक्योरिटियाँ देखोगे तो यहाँ पर कभी कभी पैसा कमाते हैं लोग तो कभी कभी नहीं भी कमाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड-19 लॉकडाउन का। फिर आता है एल्गोरिदमिक कंट्रोल। कई बार क्या होता है कि जो फॉल्स रेटिंग है, फॉल्स पे है, वर्क एलोकेशन उन्हीं को मिल जाता है जो गलत तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एल्गोरिदम पर काम करते हैं, तो एल्गोरिदम के साथ छेड़छाड़ करके कुछ लोग जो है वो पैसा कमा लेते हैं गलत वे में। फिर आता है कि एब्सेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब क्या होता है, किसी की बाइक ज़्यादा पेट्रोल खाती है और उसको भी सेम किराया ऑफर होता है जितना कि किसी कम बाइक तेल खाने वाले को किराया ऑफर होता है, तो इससे उसका नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए कि बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग भी आप लिख सकते हो। फिर आता है लीगल एंड रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी। लीगल एंड रेगुलर एम्बिग्यूटी में क्या पता लगता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है ना गिग वर्कर का, वो एम्बिग्यूअस है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट के बोल सकते हो कानून है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। फिर आता है रोड अहेड यानी कि सजेशन। इसमें हमने देखा कि यूनिवर्सल एंड पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी इनके लिए होनी चाहिए कि अगर कोई पर्सन स्विच कर रहा है तो उसके साथ उसकी ये जो सोशल सिक्योरिटी है वो भी स्विच हो जाए। मिनिमम अर्निंग का कंसेप्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिदम होनी चाहिए, स्किल अपग्रेडेशन और मोबिलिटी भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो आप वर्कर के रिप्रेजेंटेशन को भी स्ट्रेंथन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो बार्गेनिंग पावर को। प्लेटफॉर्म और वर्कर्स के बीच में आप डायलॉग इस्टेब्लिश करवा सकते हो। फिर आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के अंदर पता लगेगा कि जो गिग इकोनॉमी है ये हमारे इंडिया के जो बोल सकते हो इकोनॉमी है उसका इंटीग्रल पार्ट है, जहां पर हम लोगों को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर के साथ साथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि यहाँ पर इनसिक्योरिटी है, इनफॉर्मेलिटी है। लेकिन अगर एक बैलेंस अप्रोच लाया जाए जहाँ पर हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को सोशल प्रोटेक्शन के साथ अच्छे रेगुलेशन से और वर्कर के एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए इंश्योर करें और इस चीज़ को लागू करें, तो इससे हमारा भारत के अंदर जो वर्क का फ्यूचर है वो सस्टेन कर जाएगा, सस्टेनेबल हो जाएगा और डिग्निफाइड भी हो जाएगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप एंड आई बिलीव कि समझ में आई होंगी।
जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन आपका है, यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेल अबाउट द क्लास एंड व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, आपको सेशन कैसे लगा आप ज़रूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।